नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जेल से बाहर आएंगे अमरमणि त्रिपाठी, तो ये बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है। जेल से बाहर वो अब आ जाएंगे, और इसमें जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अमरमणि और उनकी पत्नी जो है मधुमणि, उनकी रिहाई को लेकर 25-25 लाख के 2 बॉन्ड उनको भरने का आदेश दिया गया है। गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिए हैं। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई को लेकर उनकी रिहाई का रास्ता ये साफ होता नजर आ रहा है, और जेल से बाहर अमरमणि त्रिपाठी अब बाहर आएंगे जेल से। अमरमणि और उनकी जो पत्नी है मधुमणि, उनकी रिहाई को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 25-25 लाख के 2 बॉन्ड भरने के आदेश उनको ये दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जेलर जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज, अरुण कुमार कुशवाहा जो जेलर हैं वो यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, और यहाँ पे उन्होंने रिहाई का जो है आदेश जारी कर दिया है। और यहाँ पे वो एक तरह से जेल से जो है मुक्त हो गए हैं, यानी कि जेल से रिहा कर दी गए हैं, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका मानसिक विभाग में उनका इलाज काफी समय से चल रहा था। तो दोनों पति पत्नी जो है यहीं पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो है यहाँ पे एडमिट है। तो अभी जो है अब उनको ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज को निर्णय लेना है कि उनके स्वास्थ्य के हिसाब से उनको यहाँ से कब वो यहाँ से मुक्त करेंगे। फिलहाल वो जेल से पूरी तरीके से रिहा कर दिए गए हैं दोनों दंपति। जी बिल्कुल सुभाष, लेकिन बड़ी अपडेट इसमें यह भी सामने आ रही है कि रिहाई को लेकर जो 25-25 लाख के 2 बॉन्ड भी उनको भरने के आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करुणा करुड़ेश ने जो है यहाँ पे 25-25 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके पे जो है यहाँ रिहाई का उन्होंने आदेश जारी किया था। और वो रिहाई का जो आदेश था वो जेलर के पास पहुंचा, और जेलर जो है यहाँ पे अपनी पूरी दस्तावेज को पूरा करके बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से मिला उन्होंने, और बाकायदे यहाँ पे उन्होंने रिहाई का दस्तावेज उनको जो है जारी कर दिया। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो जेलर अरुण कुमार कुशवाहा थे वो पहुंचे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और उन्होंने जो है बाकायदे उनको रिहा करने का आदेश दे दिया है। अब जो है यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है, यानी कि स्वास्थ्य महकमा है, उसको निर्णय लेना है कि ये दंपति को वो कब स्वास्थ्य परीक्षण के बाद यहाँ से जो है यहाँ से जाने की अनुमति देंगे। अगर उनका स्वास्थ्य सही रहेगा या उनको ये लगेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनका इलाज हो सकता है, तो वो यहाँ से जो है रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कमरा नंबर 16 मानसिक रोग विभाग में अभी दोनों दंपति यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है अब से थोड़ी ही देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ पे जेलर अरुण कुमार कुशवाहा यहाँ पे आदेश पारित करा के गए हैं। जी ठीक है सुभाष, लेकिन जिस तरह से ये जेल से रिहाई का जो रास्ता साफ होता नजर आ रहा है अमरमणि त्रिपाठी का, और जिस तरह से स्वास्थ्य का हवाला भी आपने दिया है, क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है इस पूरे मैटर को लेकर? किसी कोई पॉलिटिकल कोई रिएक्शन अब तक? देखिए, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो इनकी उम्र कैद की सजा थी, और वो उम्र कैद की सजा को इनको भुगतना था। 20 साल से ऊपर वो जो है जेल में रहे हैं, विभिन्न जेलों में, उत्तराखंड के देहरादून में रहे। फिर 2007 से 2013 तक वहां थे। 2013 से गोरखपुर के जो है आपको बता दें कि जेल में थे। वो जेल से जो चूंकि वो मानसिक रूप से बीमार थे, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही वो एडमिट थे, यहीं पे उनका इलाज चल रहा था। और सालों से यहीं पे जो है पति पत्नी दोनों इसी जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 16 नंबर में थे। और जहां तक प्रतिक्रिया की बात है, तो उनकी जो कवियत्री जिसकी हत्या हुई थी मधुमणि शुक्ला की, उनकी बहन निधि शुक्ला, वो आज सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल किया था कि इनको जो है रिहाई का आदेश से जो है जो दया याचिका आदेश हुआ है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि वो मुख्य गवाह हैं उसमें। अगर उनको जो है रिहा हो गए ये अमरमणि, तो कोई कुचक्र रच के उनकी जो है हत्या हो सकती है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों का जो है 8 हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने जो है जवाब तलब किया है। और उसके बाद बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी बात से हम सहमत होंगे तो उसके बाद भी हम जेल जो है उनको भेज सकते हैं। फिलहाल जो है जेल
जेल से रिहाई उनकी रिहाई का आदेश हो चुका है जी। और वो अब यहाँ से मुक्त हो चुके हैं जेल से, और जब वो चाहे यहाँ से स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमें देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर देश की सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में सियासी माहौल के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे ये करवाए जा रहे हैं और इसी बीच एक सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। वोट शेयर से लेकर सीटों तक 2024 में लौट रही एनडीए की सरकार। चुनाव से पहले सामने आया बड़ा सर्वे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में आगामी चुनाव के लिए दो गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस में भिड़ंत देखने को मिली है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे किए जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए अगर अभी वोट पड़ते हैं, एनडीए को 43% वोट तो इंडिया अलायंस को 41%। 2% के अंतर के बावजूद एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए 306 सीट और इंडिया 193 सीट, अन्य दलों को 44 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इस सर्वे को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी का कहना है कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और यह सर्वे सच साबित होगा। सर्वे एक अनुमान है और निश्चित रूप से अभी चुनाव दूर है तो इसकी सत्यता पर सवाल कोई भी उठा सकता है, परंतु जनता का जो रुझान है और मोदी जी की लोकप्रियता है, सरकार की स्थिरता, सरकार की विश्वसनीयता और जनता का प्यार है, ये जो साबित कर रहा है कि ये सर्वे कहीं ना कहीं सच है। और इतना सच है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है वोट, वो आगे बढ़ेगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। 24 के नतीजे आने दीजिए कि अविश्वसनीय लोग मानेंगे नहीं कि ऐसा हो सकता है। अप्रत्याशित वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि कांग्रेस ने सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इस प्रकार बताया कि लोकसभा चुनाव अगर वोट पड़ते हैं तो 43% एनडीए और इंडिया को 41% वोट मिलेगा, और जिसमें दिखाया कि एनडीए को 306 सीट पूर्ण बहुमत और इंडिया को 193, बिल्कुल गलत है। और यह सर्वे उनके चंद चहेतों के पास जाकर जो सर्वे कराया जाता है, गोदी मीडिया जिसको कहा जाए, वो है बिल्कुल विपरीत है। जबकि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आने जा रहा है और एनडीए का अगर देखा जाए तो एनडीए को ज्यादा वोट नहीं मिलने हैं और उसकी कंडीशन ये बनी है 43% भी नहीं, उसको वोट नहीं मिलेंगे और इंडिया की जीत होगी और एनडीए हारेगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने सर्वे को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। सर्वे कर रही हैं, हर सर्वे में एक बात स्पष्ट निकल के आ रही कि इंडिया मजबूत हो रहा है। निश्चय ही जैसे ये गठबंधन इंडिया के नाम से मजबूत हो रहा है, वैसे ही इस गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चय ही हमारा इंडिया मजबूत बनेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मजबूत बनेगा, व्यापारी मजबूत बनेगा, किसान मजबूत बनेगा, नौजवान मजबूत बनेगा, बेरोजगारी घटाएंगे, महंगाई घटाएंगे जैसे काम होंगे। खैर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये आप सब देखेंगे कि लगातार इंडिया की वोट प्रतिशत में इजाफा होगा और सीटें बहुमत के करीब होंगी। मोदी जी की सीटें जहां घट रही हैं, वहीं इंडिया की सीटें लगातार बढ़ रही हैं। ये शुभ संकेत है देश के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए भी। आम आदमी अब ये सोच सकता है
कि उसके दर्द का इलाज कैसे हो, उसकी तकलीफों का कैसे निवारण किया जाए। ये आने वाले समय में आपको बेहतर दिखाई देगा। अभी हम 41% पे हैं, आने वाले समय में 51% पे दिखाई देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले लगातार सीटों को लेकर सर्वे जारी है। विपक्षी दल जहां इंडिया अलायंस के नेतृत्व में मोदी सरकार को पटकनी देने में जुटा है, इस बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस नए सर्वे ने इंडिया अलायंस की उम्मीदों को हवा दे दी है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं राहुल गांधी ने दक्षिण में जाकर अमेठी की जनता का अपमान किया। दरअसल यह कहना है केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी का। दरअसल स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज आखिरी दिन यह था। अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि अमेठी में वो थीं और इसके साथ ही अजय राय के राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि भागने का इतिहास उनका है, हमारा नहीं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा और कहा कि जिन्होंने दक्षिण में जाकर अमेठी के लोगों का अपमान किया वो फिर यहां से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े। लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? और 2024 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार और चुनाव से पहले बड़ा सर्वे सामने आया। एनडीए को 43 और इंडिया अलायंस को 41% वोट ये शेयर मिला है। तो चलिए आपको बता दें कि जो सर्वे सामने आया उसमें तमाम तरीके के परिणाम भी सामने आ रहे हैं और उस पर कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एशियाई खेल का प्रमुख उद्देश्य एशियाई राज्यों और क्षेत्रों के बीच साझा सौहार्द और खेल के माध्यम से एक दूसरे को समझने को बढ़ावा देना है। ये खेल अनेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तरह ही आयोजित किए जाते हैं। इनमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल समेत कई खेल शामिल हैं। ये खेल एशिया के कई देशों के बीच आयोजित होते हैं। भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान समेत कई देश इसमें नियमित रूप से भाग लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में हर घर नल से जल योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान जल निगम के ठेकेदारों के काम में अनियमितता और लापरवाही मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई है। वहीं विकास कार्यों में कोताही बरतने पर सख्त निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जल जीवन मिशन जो गांव में हर घर को जल प्रधानमंत्री का एक सपना है, उसे लेकर हर गांव में टंकी बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन हर गांव से रास्तों की शिकायतें हैं,
हर गांव से क्वालिटी की शिकायत है, रास्ते खोज दिए जाते हैं, 6-6 महीने ठेकेदार नहीं जाता। इस संबंध में आज बैठक थी, सभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। ये कहा गया कि अगले गांव में काम अभी तक शुरू ना किया जाए जब तक पुराना काम कंप्लीट ना किया जाए, और सबसे बड़ा फोकस रखा जाए रास्ते जो ठीक किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं है, रास्ते ठीक किए जाएं, और जिस गांव में भी काम समाप्त किया जाए वहां के प्रधान और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बिना ये मान्य नहीं होगा कि काम पूरा हो चुका है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, हमें बेहतर काम करवाना है। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव जी से और केंद्र सरकार में शेखावत जी दोनों से बात हुई। और वहीं फतेहपुर जिले से ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने यह आरोप लगाया कि उसने मजदूरी कर अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया लिखाया और पत्नी को ग्राम पंचायत में मिशन प्रबंधक के पद पर नौकरी मिल गई है, लेकिन अब महिला पति को छोड़कर ग्राम पंचायत सचिव के साथ रहने लगी है। वहीं जब युवक पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए पहुंचा तो उसके साथ मारपीट हुई है, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं पीड़ित युवक ने डीएम और एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। मैं सर आया था अपने बीवी से मिलने, बच्चों से मिलने, जो बहुआ ब्लॉक में इसमें प्रेजेंट टाइम में है। मेरे शादी को हो गए लगभग 12-13 साल। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी बना घर परिवार सब सहित सब किया। मैंने घर बनवाया, समरसेबल बनवाया। दूसरी बात, यहाँ हम 2019 16 दिसंबर 2019 में हम यहाँ बहुआ ब्लॉक आए, दोनों पति पत्नी सहित, बच्चे भी लाए, साथ में रहे। ये 2020 में अनूप सिंह के अफेयर में आ गई और उसके साथ ये घूमने फिरने लगी। मैं रोका, मारपीट होने लगी, फिर मैं जान बचाकर यहाँ से भाग गया। दिल्ली प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अभी फिर मैं परसों मिलने आया था तो मेरे साथ मारपीट, कुछ पूछा ही नहीं कि क्यों आए हो, क्या है क्या नहीं है, बस मिलते ही सीधे मारना स्टार्ट कर दिया उसने। किसने मारपीट किया? अनूप सिंह और उसका बाप था, उसकी माँ थी और दब्बू कोई नाम है, सुधीर सिंह, वो भी था। पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है? मुझे नहीं पता है, मुझे कोई जानकारी है ही नहीं। सेम ज्योति मौर्य जैसा काम है। क्या ज्योति मौर्य? क्या ज्योति मौर्य जो केस हुआ ना अभी प्रेजेंट टाइम में, सेम वैसा ही मैटर है। पता नहीं कितने लोग होंगे मेरे जैसे जो चुपचाप बैठे हैं, पर आवाज़ उठाना जरूरी है। क्या चाह रहे हो आप? मैं न्याय चाहूँगा, और क्या चाहूँगा, मुझे न्याय चाहिए, बच्चे चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक को लेकर ये बड़ी अपडेट। बैठक में 4 अहम मुद्दों पर मंथन इस वक्त चल रहा है। बैठक ये चल रही है, 20 देशों के सांस्कृतिक मंत्री इसमें भाग लेंगे और कल बैठक में भाग लेंगे सांस्कृतिक मंत्री। तो ये बड़ी अपडेट G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक को लेकर, और बैठक में 4 अहम मुद्दों पर मंथन जारी है और 20 देशों को लेकर बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, ये बड़ी खबर। कल बैठक में भाग लेंगे सांस्कृतिक मंत्री, जो कल बैठक होनी है G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह को लेकर, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बैठक में 4 अहम मुद्दों पर मंथन जारी है। सबका मीटिंग्स का सारांश, अपना मिनिस्टर्स मीटिंग का डिक्लेरेशन का सारांश होने के बाद ये मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल मीटिंग होगा। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में भारत सरकार उनके समय पर कितना भारत का जमीन अलग अलग देशों को दिया है। स्वयं जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बोले हैं जो जमीन छीनने ले लिया है वो जमीन कोई यूज नहीं है, वो जमीन खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जमीन लेके लिए तो क्या होता, ऐसा पार्लियामेंट में जवाब दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बाराबंकी में सरयू नदी का कहर जारी है। सरयू नदी अपना कहर बरपा रही है। नदी में पक्का पंचायती भवन पूरा का पूरा समा गया है। पंचायत भवन का ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, सरयू नदी, और उसके बाद भरभरा कर इस नदी में समाता हुआ ये पंचायत भवन। बाढ़ में कई सैकड़ों बीघा जमीन समा चुकी है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। ये आप देखिए, बिल्कुल नदी के पास जाकर ये बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। बिल्कुल नदी के पास जहां से कटाव शुरू हो रहा है, लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही भी आप देखिए, कोई भी बड़ी घटना यहां पर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और तस्वीरों में देखकर
ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में किस तरह से खुद ब खुद ये डाल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। पूरा का पूरा पंचायती भवन सरयू नदी में समा गया है और लोग वहां पर खड़े हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के सब्र का बांध टूट चुका है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। जिला प्रशासन की बेरुखी से लोगों में गुस्सा है और ग्रामीणों ने एसडीएम का घेराव भी किया। बाढ़ की चपेट में गांव के ग्रामीण करीब 2 महीने से यहां पर पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं। आलम यह है कि लोगों को अब यहां पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। 2 महीने से पानी, जो बाढ़ का पानी है वो भरा हुआ है। बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि 2 महीने से जो पानी जमा हुआ था उसकी अब तक निकासी नहीं हो पाई है। लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं। और अब सब्र का बांध ये टूट चुका है लोगों का। वो पहुंचे हैं यहां पर और ज्ञापन ये सौंपा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।